नमस्कार दोस्तों, आज हमारे भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। और अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे जाएं तो हमें दिखता है अंग्रेजों की मुट्ठी में जकड़ा हुआ भारत, जो कि अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन हमने कभी भी गुलामी कबूल नहीं किया, फिर भी हमें 200 सालों तक गुलामी के दाग के साथ जीना पड़ा और आखिरकार 1947 में जाकर गुलामी की जंजीरों से हमें आज़ादी मिली। और यह आप सोच सकते हैं कि भारत को यह आज़ादी अंग्रेजों के करीब 200 सालों की गुलामी के बाद मिली थी। भारत ने अपनी आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि आखिर अंग्रेज भारत कब आए थे, कैसे आए थे और किनके बल पर आए थे, और उन्होंने आकर के शुरुआत में क्या करना चालू किया कि भारत पर धीरे धीरे दबदबा बनाने लगे, और आखिर भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। तो जानेंगे सब कुछ, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों, 16वीं सदी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके पीछे की वजह थी दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 सोना भारत में तैयार होता था। दिल्ली में तब मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। अकबर की गिनती उस दौर में दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाह में होती थी। यहाँ तक कि चीन में भी उनसे अमीर कोई बादशाह नहीं था। वहीं उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से जूझ रहा था। उस समय ब्रिटेन की पूरी अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल वहां तैयार होता था। ऐसे में महारानी एलिजाबेथ की नजर भारत की ओर टिक गई। तब यूरोप के दो सबसे ताकतवर देश पुर्तगाल और स्पेन व्यापार के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके थे। ऐसे में ब्रिटेन का नजर टिकना लाजमी था, क्योंकि उस समय तक यूरोप और यूरोप के आसपास के ज्यादातर इलाकों पर इन्हीं दो ताकतवर देशों का कब्जा था, जिसके चलते ब्रिटेन को अब कोई ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर किसी यूरोपीय शक्ति का कब्जा ना हो। ऐसे में उस समय भारत एक अच्छा विकल्प था। दोस्तों, कहते हैं कि उसी दौर में राल्फ फिच नाम का एक ब्रिटेन का घुमक्कड़ व्यापारी था। यह हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, द पॉइजन गोल्फ और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारी की यात्राएं करता था। उसी दौरान उसे यात्रा करते वक्त भारत के समृद्धि के बारे में पता चला। आपको बता दें कि राल्फ फिच की यह यात्रा इतनी लंबी थी कि ब्रिटेन लौटने से पहले उन्हें मृत मानकर उनकी वसीयत को लोगों के आगे जाहिर कर दिया गया था। जब वह अपने देश पहुंचे तो उनका सब कुछ खत्म हो चुका था और भारत के साथ व्यापार करने के पहले ही वह कंगाल हो चुके थे। खैर, उनके वहां जाने के बाद वहां क्या हुआ यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन वहां उनके जाने के बाद भारत की समृद्धि के बारे में ब्रिटेन को काफी अच्छा खासा ज्ञान हो गया, जिसके बाद ब्रिटेन को भारत पर कब्जा करने की रणनीति चालू हो गई। और आखिरकार 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडियंस के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ से एक रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ। उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। दोस्तों, अब आप यह सोचेंगे कि भारत में तो सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, तो यह राल्फ फिच ऐसा क्या नया कारनामा कर दिया जो अंग्रेजों को इसके सफर से इतना बड़ा लाभ हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले पूर्वी एशिया के एक समुद्री मार्ग से 20 मई 1948 को वास्को डी गामा का आगमन हुआ था। यहीं से भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग खोजा गया था। उस यात्रा में वास्को डी गामा का सहयोग अब्दुल मजीद ने किया था, जिसके बाद से ही भारत और यूरोप का व्यापार शुरू हो गया था। लेकिन उस दौर में व्यापार करना काफी चुनौती भरा था और समुद्री लुटेरों का खतरा तो था ही, साथ ही ऊपर से यात्रा करने में महीनों का समय लग जाता था। लेकिन राल्फ फिच के सफर ने उन सभी समस्याओं का निवारण कर दिया था। दोस्तों, इसका फायदा उठाकर ही ब्रिटेन भारत तक पहुंचने में सफल रहा, जहां उस दौर में भी ऐसे उत्पाद तैयार किए जाते थे जो कहीं भी और नहीं किए जाते थे, जिस वजह से दुनिया भर की नजर भारत पर टिक गई। अब आपको बता दें कि अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन भारत के सुंदर बंदरगाह पर 24 अगस्त 1608 को हुआ था। उस समय अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक व्यापार करके यहां से पैसा हड़पना था। उसके तहत सन 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो को अंग्रेजों ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा और सर थॉमस रो जहांगीर से कुछ व्यापारी से छूट पाने में सफल हो गए। हालांकि कहा जाता है कि इसके लिए जहांगीर से कई लुभावने वादे भी किए गए थे। और इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत में पैर फैलाना शुरू कर दिए और फिर अंग्रेज भारत से ही पूरे यूरोप में व्यापार करने लगे, जिसके बाद यूरोपीय देशों के मध्य भारत में मसालों के व्यापार पर लालच आ गई। उस समय तक भारत के उत्पाद और समृद्धि को ब्रिटेन के व्यापारी भी अच्छे से समझ गए थे और इसी के चलते दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट द्वारा ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना की गई। इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में इस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के शेयर धारक फक्र रूप से ब्रिटिश व्यापारी और समृद्ध वर्ग के लोग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। हालांकि इसके बाद में
सूरत बंदरगाह पर सिर्फ थॉमस रो के प्रथम राजपूत के अगुवाई के रूप में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए सही फरमान के साथ इंडिया आए थे, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से भी इसी प्रकार का सही फरमान प्राप्त हुआ था। वहीं दूसरी तरफ उस दौर में भी भारत में कई और देशों की भी व्यापारिक कंपनियां मौजूद थी, लेकिन ब्रिटेन के कूटनीति से इन कंपनियों को भारत से खदेड़ दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी तट जैसे कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और अन्य जगहों पर ब्रिटिश संस्कृति को बढ़ावा देने शुरू कर दिया। उस दौर में अंग्रेज रेशम, नील, कपास और अफीम का व्यापार किया करते थे। इसके अलावा मसालों के लिए भारत पहले से ही दुनिया में पहचान बना चुका था। दरअसल करीब 150 सालों तक भारत में व्यापार करने के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत के लोग सामाजिक और आर्थिक तौर के अलावा राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से मतभेद रखते थे। इसी का अंग्रेजों ने फायदा उठाने की कोशिश शुरू कर दी। सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में कोलकाता का इस्तेमाल किया और 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लीव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसी में जीत मिलने के साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया, क्योंकि उस समय कलकत्ता ही भारत की राजधानी हुआ करती थी। भारत के लोगों को भी धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच समझ में शुरू आने लगी थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार जमाने लगे तो 1857 में पहले स्वतंत्रता आंदोलन का 1857 का विद्रोह देखने को मिला। इसी के ठीक एक साल बाद सन 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था, क्योंकि इस विद्रोह को शांत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई बेगुनाह लोगों की जान ली थी। जिसके बाद महारानी एलिजाबेथ ने भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई कर दी और भारत में ब्रिटिश शासन की बागडोर सीधे और अपने हाथ में ले ली। जिसके बाद लगभग 89 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर और राज किया, फिर जाके अंग्रेजों से आजादी मिली। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुलामी के दौरान भारतीय लोगों की स्थिति क्या थी? अगर नहीं तो आपको बता दें कि अंग्रेजों ने गरीबों पर तो शासन किया ही, उन्हें सताया ही, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है जो हम लोगों से छुपाया गया था। मैंने एक किताब में देखा था, ठीक है। वहां पर क्या है कि वहां पर एक बात को प्रॉपर रूप से दर्शाया गया है कि अंग्रेज खास करके महिलाओं पर अत्याचार किया करते थे, खास करके महिलाओं का शोषण किया करते थे, उनका बलात्कार किया करते थे और महिलाएं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि उस समय भी सरकार उन्हीं का था। अगर मान लीजिए महिलाओं के साथ गलत भी होता था उस समय में, तो वह पुलिस के पास जा भी नहीं पाती थी, क्योंकि वहां पर भी अंग्रेजों का ही सुना जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि अंग्रेज कितना पहले हम पर शासन किए हैं और कितनी बुरी तरीके से हम लोग को सताया गया था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है भाई, ठीक है। तो अब हम आजाद हैं और आप भी आजाद हैं। तो उम्मीद है कि यह जो जानकारी मैंने इतनी डीप में जाकर के आपको समझाई वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बता दूं कि भाई वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। तो अगर आप इस बात को समझते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले और मैं अगला वीडियो इससे भी अच्छा लेकर आऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।